नमस्कार दोस्तों, मैं सीए कुलदीप गुप्ता, जयपुर ब्रांच सेक्रेटरी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना जो पेंडेमिक की जो इस घड़ी में हम सभी अभी गुजर रहे हैं, उस चीज में हम अपने मेंबर्स को, हम अपने परिवार को, हम अपने स्टाफ को, हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें और कैसे इस कोरोना की लड़ाई में हम अपने आप को बनाए रखते हुए आगे सभी को हम आरोग्य बनाए रखें। इसी कड़ी में जो जयपुर ब्रांच की जो एक मुहिम थी कि जिसमें हम हर फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को हम कंसल्ट करें और उनसे अपनी राय, ओपिनियन, एक्सपीरियंस हम सबको के साथ शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर ऋषभ बंसल जी, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशलिस्ट है और उनको क्या ध्यान रखना चाहिए कोरोना पेंडेमिक में, उन सब पे लेकर हम उस पर चर्चा करेंगे। और आज का जो सेशन मॉडरेट करेंगे ये हमारे सबके चहेते और सी अशोक गोयल सर। ठीक है, इनका एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं कहता कि एज है, बट सर इनकी जितना एज है वो जो एक्सपीरियंस है और जो दिल से आज जो जवां है, क्योंकि सर बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और इनका पूरा सी ए फर्टिनिटी को पता है कि इनके जो सिंगर्स है मोर देन 5000 व्यूज इन पे व्यू आए हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा अशोक गोयल सर का भी कि इन्होंने हमारी जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट करी सेशन को मॉडरेट करने के लिए। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अशोक गोयल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू गोयल सर। धन्यवाद कुलदीप जी, आपने जो कुछ मेरे बारे में कहा, बहुत कुछ कहा और बड़ा सिंगर बना दिया आपने मेरे को। ये भी आप ही की शायद बदौलत है कि आपने मुझे इतने व्यूज दिलवाए, अदरवाइज मेरे को तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। आपने ही अपने फेसबुक पे इतना डाल के और मेरे को इतना उसको पब्लिकली नोन किया कि मैं इतना गाना गा सकता हूँ। और अब मैं आज के सब्जेक्ट पे आता हूँ, डॉक्टर साहब का स्वागत करते हुए। दोस्त फ्रेंड्स, वी आर पासिंग थ्रू ए वेरी टफ कंडीशंस ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक. On the one side, we have to take care of ourselves. On the other side, we have to continue our professional work also, with the stress of so many due dates. More care is required when we are having elderly parents with us, or even we are at the age of 55 and above. In such situation, it is always better to get advice from an expert how to save ourselves from corona pandemic. Jaipur branch of ICI is continuously making its efforts to enrich knowledge of its members, not only in the field of academic fields, but to keep members in a fit health also. In this series, they have organized this program, and I congratulate Jaipur branch for this efforts. Today's topic is care of elderly during corona pandemic, and has a lot of importance and relevance since many of our members are at the age of 55 and above, and many members are having their elderly parents. I am lucky to have my mother who is at the age of approx 102 years with good mental state. So I am much requiring this topic. I am thankful to C. Anil Yadav ji, Chairman of branch, and C. Kuldeep Gupta ji, Secretary of the branch, for organizing this important discussion. I am also thankful to them for providing me such an opportunity to have interaction with a specialist. Thank you, Kuldeep ji. For this important topic, we have between us in Dr. Rishabh Bansal, who is MD Geriatric Medicine. What is this geriatric medicine? This is branch of medicine concerned with the diagnosis, treatment and prevention of disease in older people and problem specific to aging. Means आज का जो सब्जेक्ट है उसके तो स्पेशलिस्ट वैसे ही है ये, क्योंकि ऑलरेडी इसी ब्रांच में ये डील कर रहे हैं। और हमारा भी आज का क्वेश्चन ये है कि एल्डरलीज को कोरोना पेंडेमिक में कैसे अपन केयर करें। इनसे बढ़िया कोई आज के लिए सब्जेक्ट के लिए हमारे क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं हो सकते थे। डॉक्टर बंसल इज कनेक्टेड विद एम्स दिल्ली and Mahavir Hospital, Rajasthan Hospital, and others at Jaipur. He belongs to Jaipur, so we are lucky enough. I welcome you, Dr. Saab, on behalf of Jaipur branch and all chartered accountants of Jaipur, and thankful to you, sir, for having spared your valuable time, despite the fact that all medical fraternities working day and night to fight with this unfortunate COVID pandemic. Thank you, Dr. Saab. So my question starts now. Yeah. Sir, this is not a KBC, but yes. KBC. Sir, elderly persons with underlying health conditions are at high risk of developing severe form of COVID-19. What extra care should be taken in such cases? What are various symptoms for early diagnosis of COVID in this elderly person so that we can take care of
what you have asked is there are two domains. What should we do for the elderly during Corona pandemic? Right. So the first part will be prevention. What should we do to prevent our elderly people from Corona infection? So usually when you will go through internet or when you will talk to 100 people, you may find 100 solutions to prevent yourself from COVID. So what I'm going to speak is something which is most important. There may be hundreds of things which you can do, but जो सबसे important चीज है what that we should do, वो मैं आज थोड़ा आपको बताना चाहूँगा. So the first and the most important thing to prevent yourself from Corona is mask. You should always wear your face mask. And it is not just wearing a mask. Normally जैसे आप देखेंगे मार्केट में कहीं भी देखेंगे तो लोग मास्क पहनेंगे लेकिन इधर नीचे, जबकि वो उसके इलास्टिक भी लूज मिलेगी सर, इलास्टिक भी लूज मिलेगी उनकी. तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे आपने घर के फ्रंट गेट का दरवाजा हटा के बैक गेट पे लगा दिया और जिधर गेट की जरूरत थी उधर खुला छोड़ दिया. तो सबसे इंपॉर्टेंट है फेस मास्क, और ना सिर्फ मास्क पहनना, उसको अच्छे से पहनना है कि पूरा आपका नोज माउथ वो पूरा कवर होना चाहिए मास्क से. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सोशल डिस्टेंसिंग, कि आप एल्डरली पीपल जब भी किसी से इंटरेक्ट करें, एंड फॉर दैट मैटर अगर वो अपने उनसे फैमिली मेंबर से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, इवन इन दैट केस दे शुड मेंटेन अ social distancing of around 1 to 2 meter. Third important thing is hand hygiene. Whenever elderly people are touching any object which may be contaminated with corona infection, they should immediately wash their hand and should keep themselves ready for such issues. And the other fourth important thing is that they should stay at home if it is not necessary. तो अननेसेसरी बाहर जाना या कुछ भी करना उसका कोई सेंस नहीं बनता. अगर उनको लगता है कि नहीं घर के अंदर रह के कोई काम हो सकता है, देन दे शुड स्टे एट होम. दिस इज अबाउट देयर प्रिवेंशन, की जो इम्पोर्टेंट चीज प्रिवेंट कर सकते हैं. अब सेकंड पार्ट आता है जो आपने पूछा कि इसके सिम्टम्स क्या है, कि कैसे पता चलेगा कि हमें कोविड इन्फेक्शन है. सो द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड इज व्हाट वी यूज्ड टू नो अबाउट नॉर्मल फ्लू. बिल्कुल सेम सिम्टम्स है. इट इज नॉट पॉसिबल to differ COVID infection from a normal flu infection. So important symptoms of COVID will be कि fever हो सकता है, you can have cough, you can have difficulty in breathing, कि सांस ली जा रही, वो issues हो सकते हैं. बहुत ज्यादा कमजोरी आ सकती है, बहुत ज्यादा फटीग कि बस कुछ करने का मन नहीं कर रहा. ये जो कॉमन फ्लू के सिम्टम्स हैं वही सारे सिम्टम्स कोविड में होते हैं. तो जब भी आपको ऐसा कोई सिम्टम्स आए जैसे कि बुखार आना, कफ होना, सांस फूलना, कमजोरी आना, या इन जनरल कोई भी फ्लू जैसे सिम्टम्स है, then you should immediately contact your local physician for early detection of COVID infection. डॉक्टर साहब दूसरा सवाल ये आ जाता है कि अब ये इस समय सारा पिछले अपने अगर मार्च से देखें तो अपन सब लोग लोनली हो गए हैं, कोई ना घर में आता है ना जाता है. बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि पहले घर में मिलने वाले आते थे, 2 रिश्तेदार आते थे, 2 फ्रेंड्स हमारे आते थे, उनसे नमस्कार कर लेते थे. मैं आज अपनी मदर का ही रेफरेंस दूं आपको, मैंने अभी जिक्र किया ही, शी इज 102 और मेंटल स्टेट अच्छी है तो उनको सबसे मिलने का शौक भी है. ऐसे केस में जो हमारे साथ भी हो गया वो तो उनकी एज, हम तो अपनी बात करते हैं. आज हम ये फील करने लगे हैं कि ये क्या हो गया है. मेंटल स्टेट सबकी मेंटल स्टेट है, कब तक ये मेंटल स्टेट को कैसे क्या कंट्रोल करना चाहिए. हम लोग काम करके फिर भी समय निकाल लेते हैं, जो हमसे जो बुजुर्ग हैं जो कहीं नहीं आ जा सकते वो कैसे समय निकालेंगे सर? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि जो कोविड का सबसे बड़ा इन्फेक्शन या सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो एल्डरली पीपल पे हुआ है वो उनकी मेंटल हेल्थ पे पड़ा है. क्योंकि नॉर्मली जो भी काम करते थे, बाहर जाना, लोगों से मिलना, यही कुछ चीजें थी जो बुजुर्ग लोगों को सबसे ज्यादा खुशी देती है. अगर आपने उनसे वही चीज छीन ली तो वो काफी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हर चीज वीडियो कॉल पे हो रही है. पहले भी तो जैसे पहले हम खत लिखते थे, तो अब खत की जगह वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं. वैसे ही पहले मीटिंग होती थी, जैसे आज मैं और आप बात कर रहे हैं. आज अगर कोविड नहीं होता हो सकता था कि हम साथ में बैठ के एक मीटिंग कर रहे होते. सर आप मीटिंग भी नहीं होती ना सर, कोविड नहीं होता तो शायद मीटिंग भी नहीं होती. मीटिंग भी नहीं होती. तो उसी तरह से जैसे धीरे धीरे टेली चीज ने, इंटरनेट ने हर स्ट्रीम में ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है. सिमिलरली आजकल सोशल गैदरिंग, सोशल इंटरेक्शन ऑनलाइन मीडियम से हो सकता है. और ऐसा भी नहीं है कि एल्डरली पीपल ऑनलाइन नहीं सीख सकते. आपने जैसे देखा होगा या सबने देखा होगा पिछले 1-2 साल में हम जो सोच भी नहीं सकते कि कोई 70 साल का इंसान फोन से कॉल कर सकता है, आज के टाइम पे वो व्हाट्सएप चलाना भी जानता है,
मैसेज भी ग्रुप में फॉरवर्ड करता है। तो अभी वो क्या कर सकते हैं एल्डरली पीपल की उनके आसपास जितने भी लोग हैं, उनके परिवार के लोग, यार दोस्त, तो वो आपस में बात करते रहे, साथ में मिल नहीं सकते लेकिन फोन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू उस तरह से बात करते रहे। साथ में बाकी चीजें जो पहले बाहर करते थे वही चीज घर पे कर ले। जैसे इंसान पहले पार्क में घूमता था या बाहर जाता था, अब वो वहां ना जाके अपने घर के आसपास कोई खाली एरिया जहाँ पे इंसान नहीं होता उधर वॉक कर ले, या घर पे ही योगा कर लिया जाए। तो इस तरह की चीजें जो पहले करते थे उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन जो घर पे हो सकता है वो करें, और गैदरिंग को अभी जितना अवॉइड हो सकता है उसको अवॉइड। अच्छा जवाब दे रखा आपने। अभी नेक्स्ट है कि साहब, अब जैसे यंगर जनरेशन है जिनके एडल्टली पेरेंट्स हैं या भाई हैं, बड़े घर में हैं, वो उनको किस तरह से ध्यान रखें? वो तो यंग जनरेशन की अपनी प्रॉब्लम, वो बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे जो बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है आजकल जो यंगर पर्सन को इस चीज में लेनी चाहिए वो ये है कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि इन्फेक्शन उनके बुजुर्गों को ना हो। आज के टाइम पे जैसे मैंने काफी कॉमनली देखा है कि एक कोई एल्डरली पीपल है, सीनियर सिटीजन्स है, वो 4 महीने से घर के अंदर बिल्कुल बाहर कभी गए नहीं, 4 महीने, फिर भी उनको कोविड हो गया। रीजन बीइंग क्योंकि उनके जो यंगर जनरेशन थे वो बाहर जाते थे और वो एक तरह से एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो जाते थे इस चीज। तो हम लोगों की, यंग लोगों की मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब भी वो घर पे आए तो वो घर पर भी जब भी अपने एल्डरली से इंटरेक्ट कर रहे हैं मास्क पहन के रखें, ना सिर्फ बाहर, घर के अंदर मास्क पहने और घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंस बनाए रखें ताकि उनका इन्फेक्शन उनके सीनियर सिटीजन्स, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ना फैला। दूसरा, जो मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आया कोविड इन्फेक्शन की वजह से, उस चीज में वो उनका ज्यादा से ज्यादा साथ लें। एल्डरली जैसे कई लोग नहीं जानते फोन पे कैसे बात करनी है या कैसे क्या करना है, तो ये उनको यंग लोग ही सिखाएंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा उनसे इंटरेक्ट करें। कुछ लोग जैसे अपने माँ बाप के साथ घर पे रह रहे, बाहर रह रहे, उनके साथ नहीं रह रहे, तो डेली उनसे फोन पे बात करें ताकि उनका भी जो लोनलीनेस है वो कम से कम है। तीसरा, उनको एक चीज इंश्योर और करनी है जो आज के टाइम पे हो रहा है कि एल्डरली पीपल जो अपनी बाकी बीमारियां हैं, जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, प्रोस्टेट की दिक्कत, जोड़े दर्द, उन सारी बीमारियों को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई कोविड, कहीं भी बाहर जाएंगे तो कोविड हो जाएगा, और घर पे कोई भी दिक्कत होती है तो वो अपने मन में ही रख रहे हैं। जैसे शुगर है, अब तक तो कंट्रोल चल रही थी, दवाई खत्म हो गई और आसपास कोई बाहर जाके दवा लेने वाला नहीं है, तो उससे उनकी शुगर बढ़ जा रही है। तो इस चीज में एल्डरली का हम लोग ये साथ है कि उनकी पुरानी क्या मेडिसिन चलती थी हम उनको प्रमोट करें कि आप वो मेडिसिन लेते रहे। इनकेस उनकी वो मेडिसिन में दिक्कत आ रही है, कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो एल्डरली को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते, तो आप वीडियो कंसल्टेशन के या टेली कंसल्टेशन के माध्यम से उनकी बाकी बीमारियों को भी कंट्रोल करके, तो इस तरह से हम जो यंगर जनरेशन है वो अपने ओल्डर जनरेशन की मदद कर सकते हैं। ऐसा भी जो जैसे यंग जनरेशन बाहर जाके आती है, कुछ लोगों का ये है कि शाम को आके सब अपना वॉशिंग, नहाना करना, ये सब, ये इस सब से बचाव हो रहा है, ये ठीक है? तो लोग अपना सिस्टम बना रहा है कि हम एक बाहर से आते हैं तो एक बार वॉश ले, अपने आप को बाथिंग कर लेते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, शायद बचाव का सबसे बड़ा साधन है ताकि इस प्रकार इन्फेक्शन घर में आया हो तो एक बार कम से कम वो बाथरूम में निकल जाए, वॉश आउट हो जाए। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि जब अपन बाहर कोई भी कोरोना के इन्फेक्शन है, आप मान लीजिए आपके कपड़ों में शरीर में निकला, बट कुछ इन्फेक्शन है जो आपने सांस ले लिया होगा जो आपके अंदर एसिम्प्टोमेटिकली, मतलब कोई सिम्टम्स नहीं करेगा, शांति से बैठा हुआ, उसको तो किसी तरह से हटा नहीं सकते, तो घर पे आके कपड़े वगैरह धो के रखें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि घर पे भी मास्क लगाएं। जब भी सीनियर अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड मदर से, ग्रैंड फादर से बात करें, उस पर्टिकुलर टाइम पे मास्क लगा लें। तो ये जो स्टीम इनहेलेशन वगैरह जो लेने का सजेस्ट करते हैं, स्टीम इनहेलेशन, गार्गल्स वगैरह, ये कितना यूजफुल है डॉक्टर साहब, सब जो बाहर से आने वाले हम जैसे लोगों के लिए भी और जो बुजुर्ग घर पे रह रहे हैं उनके लिए भी? अच्छा, देखिए ये माना जाता है कि जब भी कोरोना का इन्फेक्शन आपको लंग्स में पहुंचता है, वो सबसे पहले नाक के थ्रू जाके इस जगह थोड़ी देर बैठा रहता है, नाक में, गले में, उसके बाद वो अंदर जाके लंग्स में जाता है। तो ये माना जाता है कि जो हम स्टीम इनहेलेशन देते हैं या गार्गल्स लेते हैं, तो गले में, नाक में कोई छोटा मोटा थोड़े अमाउंट का वायरस आ भी गया होगा तो वो क्लीन आउट हो जाएगा। अगर वो वहां रखा रहा तो वो मल्टीप्लाई होगा और एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने के बाद फिर वो लंग में इन्फेक्शन करता है। जी सर। तो इसलिए माना जाता है कि जो अगर हम रेगुलर स्टीम इनहेलेशन करते रहे या वार्म सलाइन गार्गल्स करते रहे, तो अगर कोई वायरस नाक में थोड़ा बहुत चला भी गया होगा तो वो तुरंत क्लियर आउट हो जाए और इन्फेक्शन आगे बढ़ाए। तो इफेक्टिव है ये मान। आज अब ये एल्डरली में पीपल्स को क्या एक्सरसाइज वगैरह कर लेनी चाहिए घर पे अपने सेफ्टी के हिसाब से? और
देखिए सबसे इजी तो मैं ये मानूंगा कि अगर योगा कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या है कि आप अपने घर में ही या अपने घर के आंगन में भी बैठ के योगा कर सकते हैं। कुछ लोग अगर वॉक करना चाहते हैं और घर के आसपास वॉक करना चाहे, जिधर लोग नहीं है वहां पे वॉक कर सकते हैं। और एक ये भी बात आती है कई बार कि साहब हम पार्क में जाए कि नहीं जाए घूमने, मेरा क्वेश्चन था अगला, ये क्वेश्चन था मेरा, आपने तो पहले ही ले आप लिया है सवाल। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोरोना हवा में नहीं है, आप ये मान के चले। एक दो केसेस को छोड़ दे, कोरोना इंसान से इंसान को फैलता है। अगर पूरा पार्क खाली है या फिर आप हो, लोग ज्यादा नहीं है और आप पार्क में जा रहे हो विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, पार्क में भी अगर आपको जाना है मास्क लगाए रखना है। ऑल्दो दिक्कत आती है कि मास्क के साथ जॉगिंग करना मुश्किल है, बट फिर भी वो लगाए रखना है, तो मास्क लगा के और पार्क में भी 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग बना के आप वॉक कर सकते हैं तो करें। सेम चीज पार्क में भी कुछ चीज जैसे रेलिंग है, किसी पे हाथ लगाया तो हैंड हाइजीन कर लिया। तो आप बाहर जाके पार्क में जॉगिंग कर सकते हैं, बस शर्त सिर्फ 3 है, मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और हैंड हाइजीन। ये 3 करके, और आपके घर में ही पार्क है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, आसपास बिल्कुल खाली एरिया। सर अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर हम जैसे लोग हैं, एडल्टली प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, एसोसिएट्स हैव टू गो फॉर देयर ड्यूटीज। हमारे ऑफिस में भी जो है क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, पेपर्स भी आ रहे हैं, और हम इसको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि हमको अपना प्रोफेशन चलाना है। अगर हम अपने क्लाइंट को रोकेंगे, कितने क्लाइंट्स को हम वीडियो पे ले पाएंगे, कितनों को वीडियो पे कागज नहीं आ सकते, जो आमने सामने बैठ के काम हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, उसके अलावा वो काम नहीं हो सकता। ऐसे केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत लोग 60 से ऊपर हो चुके हैं हम लोग भी, और जो 60 से नीचे हैं उनको भी खतरा उतना ही है, तो इस केस में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? अच्छा, इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जितना अवॉइड हो सकता है उतना तो आप कर ही रहे हैं, बिल्कुल वो करते हैं सर, वो बट मस्ट है कि जाना ही पड़ेगा, तो उस केस में भी ये 3 चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जैसे मान लीजिए किसी मीटिंग में जा रहे हैं, पहले तो उसका टाइम मिनिमम, सिर्फ काम की चीज कि जितना क्लाइंट से काम का पार्ट है वो हो गया, अननेसेसरी एक्सपोजर ना रखें, पहला। दूसरा, कोशिश करें कि मास्क आपका और क्लाइंट का दोनों का नाक पे ही रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आप और आगे वाला दोनों लोग मास्क पहनते हैं तो ये माना जाता है कि सिर्फ 1 या 2% चांस है कि कोरोना का इन्फेक्शन आगे वाले से फैलता है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, कि आप टेबल के एक कॉर्नर पे बैठे, टेबल को थोड़ा दूर रखें, दूसरे पे को 2 मीटर दूर से उनसे बात करें। और हैंड हाइजीन भी, कि अगर आप कहीं और जा रहे हैं, कोई सब्सटेंस आपने टच किया है तो उसको वॉश करें। और चौथा, अगर पॉसिबल है, आज के टाइम पे ऑल्दो ये बड़ा मुश्किल होता है कि मीटिंग आजकल धीरे धीरे क्लोज चैम्बर में ना होके ओपन उसमें होनी चाहिए। जैसे आप अब जैसे जितने भी हम डॉक्टर्स हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे पहले डॉक्टर्स की ओपीडी क्लोज्ड स्पेस में होती थी, रूम में होती थी। आजकल लोगों ने क्या किया है, उसकी जगह अपने बाहर गार्डन में ओपीडी करना चालू कर दी, क्योंकि खुले में इन्फेक्शन के चांसेस कम है। तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि अगर आपको कोई मीटिंग करनी है तो एक ओपन खुले स्पेस में मीटिंग करें, मास्क पहने रखें, डिस्टेंस बनाए रखें, हैंड हाइजीन। अगर ये 4 चीज आप कर रहे हैं तो बहुत ही कम चांस है कि आपको इन्फेक्शन। एक हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है डॉक्टर साहब, पेपर्स बहुत आते हैं हम लोगों के पास, जैसे ऑडिट का हमारा प्रोफेशन है, टैक्सेशन का प्रोफेशन है। टैक्सेशन वाले लेवल में तो फिर भी व्हाट्सएप पे या उस पे मेल पे पेपर आ जाते हैं, ऑडिट के अंदर पेपर्स नहीं आ सकते। हम, अगर आप इस बारे में गाइड कर पाएंगे कि हमको पेपर्स को किस तरह से टैकल करना चाहिए कि हम लोग रिस्क से कम रिस्क लें। देखिए, मतलब आप ये जो लाइव पेपर्स की बात करें कि पेपर्स को इन्फेक्ट, उस रिकॉर्ड केस तो में आता देखिए है, आप, रिकॉर्ड आता सर। अच्छा आप देखिए जैसे पेपर्स को आप टच करते हैं तो पेपर्स पे हो सकता है किसी का वायरस हो जो कि आपके हाथ में आ गया हो, तो आप ये कर सकते हैं कि या तो फिर आप है ना मास्क, वो ग्लव्स पहन लें और पेपर्स को हैंडल कर रहे हैं, और फाइनली ग्लव्स को उतार के हाथ वॉश करके फिर काम फिनिश करें। ये नहीं करना है कि थोड़ा सा पेपर हुआ, पेपर चिपक गया, थूक लगाया, फिर पेपर पलट दिया, क्योंकि वो, और या फिर पेपर आप कर रहे हैं तभी लगा यार आंखों में कुछ ऐसे ऐसे कर लिया यार, वो नहीं करना। तो वो नॉर्मली क्या है, अपन से बचा नहीं पाते, इंसान की आदत होती है कि हाथ चला ही रहता है, आदत है सर। तो उसके लिए आप क्या करें, घर पे ग्लव्स का डिब्बा रख लें। हाँ जब भी आप पेपर हैंडल कर रहे हैं ग्लव्स पहन लें, क्योंकि ग्लव्स के साथ कोई अपने आंखों को नहीं छूता। जी सर। ग्लव्स रखें, पेपर हैंडल करें, पेपर वर्क फिनिश हुआ तो ग्लव्स को डिस्पोज करके हैंड हाइजीन करके अपना काम आगे कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, एक ये जो अपने इसमें एक काढ़ा वगैरह भी बोलते हैं, गार्गल्स और स्टीम इनहेलेशन, तो आपने बताया काढ़े पे बहुत ज्यादा बात आती है, लोग कहते हैं हम तो इतने बार काढ़ा पीते हैं, इतना पीते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कभी कोई ओपिनियन आती है।
डॉक्टर रशीद की भी कोई जो यूएस में है, डॉक्टर रशीद, उनका भी कोई इंटरव्यू मैंने कुछ दिन पहले देखा था। उनके अपने विचार थे कि नहीं, कोई रिस्क नहीं है एयर में, जैसे आपने भी बताया एयर में नहीं है, उन्होंने भी यही कहा था कि एयर से नहीं होता है, मेन कॉन्टेक्ट से होता है, आप लॉन में जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, आपने भी यही कहा। तो ये बड़े जो ओपिनियन डिफरेंसेस आ रहे हैं लोगों के, इससे भी कैसे निपटा जाए सर? इस पे सब ये है कि हम लोग जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को बिलीव करते हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब कोई भी थ्योरी दी गई, उसके लिए रिसर्च की गई और उसका जो रिजल्ट आया उसको हम सही मानते हैं। तो आज के टाइम पे काढ़े के साथ इवन स्टीम इनहेलेशन या बाकी चीज है, इनके साथ अभी तक एविडेंस नहीं है, मतलब कोई स्टडी, कोई रिसर्च ही नहीं की गई। तो हम इसलिए हम काढ़े के ना तो हम फेवर में, ना तो मैं कभी अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि आप काढ़ा लें, ना मैं अगेंस्ट में हूँ कि जो काढ़ा ले रहा है उसको मना करूँ ना। हम बस इतना कह सकते हैं कि साहब हमें नहीं पता, ठीक बात है, फायदा नहीं, फायदे का हमें पता नहीं, नुकसान है नहीं। सर आउट ऑफ कोर्स हो गया ना आपके लिए वैसे भी ये? हाँ, वो हमारे लिए आउट ऑफ कोर्स है और ये पेशेंट के आगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके एविडेंस हमारे पास अभी तक नहीं। अच्छा, एक दवाई अभी जो राउंड द कॉर्नर सजेस्ट हो रही है, आइवरमेक्टिन। जी, फर्स्ट डे, 7 डे, फिर 30 डे, देन इसको मंथली आप लें। रियली में आप इसके बारे में कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे? क्योंकि इस समय दवाई भी वही दी जा रही है, ट्रीटमेंट भी उसी का दिया जा रहा है, माइल्ड इन्फेक्शन। जी सर। इसका भी देखिए साहब ऐसा है कि हम लोग यूजली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को मानते, सीधी सी बात है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो आइवरमेक्टिन की जो स्टडीज या रिसर्च हुई थी, रिसर्च में क्या उन्होंने देखा कि जब आप आइवरमेक्टिन देखते हो तो कोरोना का जो इन्फेक्शन का जो वायरस का अमाउंट है वो कम हो जाता है जल्दी, एज कम्पेयर टू दोज पेशेंट जो कि आइवरमेक्टिन नहीं ले रहे। ये तो रिसर्च हुई थी, बट इस चीज की कोई रिसर्च नहीं हुई कि आइवरमेक्टिन लोगे तो कोविड नहीं होगा। तो जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, तो मैं अभी प्रिवेंशन के लिए तो किसी को आइवरमेक्टिन नहीं देता। प्रिवेंशन के लिए सबसे बड़ी दवा मास्क, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग। बट अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है तो हम कई आइवरमेक्टिन देते हैं इस चीज के लिए, ताकि वो माइल्ड इन्फेक्शन सिवियर में ना कन्वर्ट हो और ज्यादा चांस है कि वो माइल्ड से ठीक हो जाए। तो अभी प्रिवेंशन के लिए तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अभी हम पे एविडेंस नहीं है। बट हाँ, ट्रीटमेंट के लिए एविडेंस आ रहे हैं तो वो हम रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर साहब, आप एल्डरली पेशेंट्स को ही डील करते हैं, डेली आपका स्पेशलाइजेशन है इस मामले में, इस सब्जेक्ट पे कुछ आप बताना चाहेंगे? कैसे आप मेंबर्स को, एल्डर पेशेंट्स को, कैसे आप उनकी मेंटल हेल्थ है, उनकी कंडीशंस हैं, आपका मोडस ऑपरेंडी जो है आपके सब्जेक्ट पे जनरल में, जैसा जेरेट्रिक मेडिसिन का, एक मेरी नॉलेज के लिए और जो मेंबर्स इसको सुन रहे हैं उनके लिए क्या चीज है? तो मेरे लिए सबसे आसान तरीका जेरेट्रिक मेडिसिन को समझाना है पीडियाट्रिक, कि पीडियाट्रिक क्या, वो आज के टाइम पे हर कोई जानते हैं। आज से 50 साल पहले पीडियाट्रिक नहीं थी। तब पहली बार ये माना गया कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बड़े लोगों से काफी अलग होते हैं, उनकी डोजिंग रिक्वायरमेंट, उनके जो लंग्स है या बाकी बॉडी फिजियोलॉजी बड़ी डिफरेंट होती है, तो उनका ट्रीटमेंट अलग तरह से होता है, तो इसलिए पीडियाट्रिक हुआ। सिमिलरली क्या है, आने वाले 10 साल में ये माना जाता है कि जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते हैं आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी बदल जाती है। जैसे शुरू में आपकी किडनी लिवर कोई अच्छे से डेवलप नहीं होती, एडल्ट में डेवलप होती है, लेकिन ओल्ड एज के बाद वो सब डीजनरेट करने लग जाती है। तो आपकी बॉडी के जो डोजिंग है, डोज की रिक्वायरमेंट है, वो बदल जाती है मेडिसिन से रिलेटेड। दूसरा ये है कि जब भी कोई बुजुर्ग इंसान होता है उसके अंदर एटिपिकल प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे नॉर्मली आप सोचेंगे साहब निमोनिया के क्या लक्षण होते हैं, तो आपको यही याद आएगा, सब खांसी, बुखार, सांस फूलना। लेकिन बुजुर्ग लोगों में इनमें से कुछ ना हो फिर भी निमोनिया हो, ये काफी कॉमन है कि पेशेंट से सीधे बेहोश हो गए, उसको हम बोलते हैं एटिपिकल प्रेजेंटेशन। तीसरा, बुजुर्गों में क्या है कि मल्टीपल बीमारियां होती है, ये ऐसा नहीं है कि सिंगल प्रॉब्लम सिंगल सॉल्यूशन, ये एक पुराना कहावत थी, लेकिन एल्डरली में ऐसा नहीं होता था कि एल्डरली में सिंगल प्रॉब्लम मल्टीपल सॉल्यूशंस होता है, कि एक ही चीज के 8 दिक्कतें होती है। जब तक आप उन 8 दिक्कत को ठीक नहीं करते तब तक एल्डरली पीपल ठीक नहीं हो पाते। तो इस तरह से जेरेट्रिक मेडिसिन जो नॉर्मल मेडिसिन है उससे डिफरेंट है इन चीजों। ठीक बात है, 3 ब्रांच हो गई, पीडियाट्रिक हो गई, फिर नॉर्मल हो गई, तीसरा ये जेरेट्रिक हो गई, 3 में चले गए हम लोग। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब बड़े अच्छी तरीके से दिया, और जो सवाल थे, जो हमारी चिंताएं थी एल्डरली पे अपने पर्सन्स के लिए, तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आई एम थैंकफुल ब्रांच आल्सो
थैंक यू ये मौका दिया उसके लिए नहीं मैं मौका दिया सर, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और अच्छा लगा आपसे, आपने बड़े तरीके से अपनी बात रखी, तो अपनी बात समझाई। कोशिश करेंगे हम भी ध्यान रखें, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजिंग, 3 चीज मेन चीज आ रही है उठ के कि यही चीज सबसे ज्यादा उपाय, यही बीमारी का उपाय है। तो और इसमें मैं एक चीज और आपको अभी ऐड करना चाहूंगा, वो अपन बोल नहीं पाए, कि इग्नोर नहीं करना, बाकी बीमारियों को इग्नोर नहीं करना। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कोविड की मॉर्टेलिटी 1 से 1.5% है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कोविड के चक्कर में लोग बाकी बीमारियों को छोड़ दे रहे हैं। पहले किसी को चेस्ट पेन होता तो तुरंत लोग हॉस्पिटल जाके अपना हार्ट अटैक तो नहीं रूल आउट करते थे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हार्ट का अटैक इतना हाई स्टेज पे हो जाता है तब जाके पेशेंट जा रहा है, या कोई इन्फेक्शन छोटा मोटा, जैसे थोड़ा भी इन्फेक्शन होता था तो लोग तुरंत ट्रीटमेंट ले लेते थे। आजकल लोग कोविड के डर से अपने इलाज को डिले कर रहे हैं, तो वो ना करें। तो उस चीज के लिए जैसे आज के टाइम पे नई नई चीजें आ रही है कि भाई या तो आप यंग पेशेंट, आपके फैमिली में कोई यंग है उसको भेज दो, या टेली कंसल्टेशन है। आज के टाइम पे जो सबसे अच्छी चीज आ रही है कि जैसे हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, वैसे वीडियो कॉल पे पेशेंट भी देखे जाते हैं। जी सर। तो अपनी बीमारी को इग्नोर ना करें, आप हमेशा कोई भी दिक्कत आए कांटेक्ट जरूर करें डॉक्टर को, उसको इग्नोर ना करें। इग्नोरेंस तो बहुत महंगी पड़ रही है सर, कभी कभी बहुत महंगी। बाकी बीमारियां नहीं तो इस पे हावी हो रही है कोविड का। अभी तो माइंड में कोविड है ना सर, जरा सा कुछ भी होता था अस्पताल कौन जाए, भीड़ में कौन जाए, वो बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये एक प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो आपने भी पॉइंट आउट किया है। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर। जी बिल्कुल सर। थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अंत में जैसे डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना की हेल्प डेस्क का जो हमने कॉन्सेप्ट लेके आए, उसके पीछे जो पर्पस था वो यही था कि जैसा अभी ने बताया कि इग्नोरेंस, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे डिजीज ऐसी होती है जिसके लिए हम हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो मेरा 2.5 साल का बेटा है, बट कई बार मुझे अभी भी डर लग रहा है कि उसका वैक्सीनेशन ड्यू है तो मैं कराऊंगा नहीं कराऊंगा, या ऐसा है कि मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। तो एक उस चीज को दूर करने के लिए हमने एक ये डेली रूटीन पे हमने एक ये वीडियो शेयरिंग का, जैसे अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो हम हमारे मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे। तो जो चीज का हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई 2 घंटे बैठ के सुन पाए, या हम 20 डॉक्टर को बुला के 1-2 घंटे का प्रोग्राम कर पाए, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये एक शॉर्ट वीडियो सीरीज का हमने इसमें किया था, तो इसमें हर जो ब्रांचेस है जो मेडिकल साइंस की, उन सब का हमने वो चीज किया। और जैसे डॉक्टर की जो लैंग्वेज लिखने की होती है वो तो हम नहीं समझ सकते, हम फाइनेंस के बंदे हैं। वो तो या तो आप समझ रहे हो, या मेडिकल लाइन के भले ही वो 10th पास फार्मासिस्ट क्यों ना वो समझ जाता है। बट इसी चीज को आपके मेडिकल साइंस को एक नॉर्मल लेमैन कैसे समझ पाए और वो कैसे उसको यूज कर पाए, इसलिए हमने एक ये इनिशिएटिव किया था स्टार्ट। और इसमें आप जैसे अभी आपने हमारी एक्सेप्ट की, हमारी जो रिक्वेस्ट थी, और आपने हमें इस जो हम ये कार्य कर रहे हैं उसमें सहयोग दिया, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। और हम चाहेंगे कि आपसे इसी तरीके से कभी भी ह्यूमन को अगर कभी भी जरूरत पड़े, ह्यूमैनिटी के लिए या मानव समाज के लिए कभी भी जरूरत पड़े, हम ये मानते हैं कि आप कोरोना वॉरियर्स तो ही है, बट रियल लाइफ वॉरियर्स भी हैं आप। और आपका सहयोग ऐसे मिलता रहेगा, मानवता के लिए आप ऐसे ही सार्थक कार्य करते रहेंगे। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा अशोक गोयल सर को। सर आपने आईसीआई जयपुर ब्रांच और उसके लिए आपने टाइम निकाला, आपसे बात करने का मौका दिया आपने कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू।